हेलो गाइस। सो आज हम लेने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 4 द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। एंड लेट्स सी अब ब्रिटिश एक्चुअली कैसे कैसे एक्सपांड करते हैं इंडिया में आफ्टर डिफीटिंग ऑल दोज मुगल्स एंड ऑल, जो हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है। तो लेट्स सी का कैसे एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन ऑफ द एम्पायर फ्रॉम 1756 टू 1818 है ना। देन ईयर तो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, ठीक है। द बिगनिंग्स ऑफ वील स्टडी लाइन बाय लाइन सो दैट एक भी लाइन मिस ना हो। एंड लेट्स सी द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल व्यू कैसे आता है, एक्सपांड होता है। बैटल ऑफ प्लासी से फाइनली ट्रेडिंग कंपनी थी, पॉलिटिकल कैसे बन गई, कहाँ से, बैटल ऑफ प्लासी से। सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल को हराने के बाद, सिराजुद्दौला को हराने के बाद देन दे मेड हिम अंडर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन करवाई। ये सब हुआ था जो पहले के चैप्टर्स में देखा था। द अर्लियर ब्रिटिश स्ट्रगल विथ फ्रेंच इन साउथ इंडिया। ब्रिटिश पहले किससे स्ट्रगल की थी, पहले तो जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनसे, जैसे कि फ्रेंच से। फ्रेंच का भी एक्सपांशन था ना, उनको हटाया। फिर नवाब ऑफ बंगाल। द लेसन देयर लर्न देयर वॉज प्रॉफिटेबली अप्लाइड इन बंगाल। बंगाल वॉज द मोस्ट फर्टाइल एंड द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज प्रोविंस, है ना। Its industries and commerce were well developed, as has been noted earlier. East India Company and its servants had high profitability ट्रेवल इंटरेस्ट इन प्रोविंसेस, ठीक है। बंगाल में सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स पोर्ट के भी पास है तो ले जाना जाना बहुत ईजी पड़ता है। द कंपनी हैड सिक्योर्ड वैल्यूएबल प्रिविलेज इन 1770 में रॉयल फरमान मिल गया था उन्हें, याद है, बाय मुगल एम्पर फारूक सियार फरमान, which had granted the company freedom to export and import their goods in Bengal without paying taxes. फरमान क्या था कि जो ये लोग अपनी गुड्स यहाँ से ले जाते थे और यूरोप में लेके रॉ मटेरियल यहाँ से यूरोप में ले जाते थे, वहाँ से फिनिश गुड ले आके बेचते थे। तो इन सब के लिए टैक्सेस तो भरना पड़ता था ना, तो फरमान के वजह से उनको कोई टैक्सेस नहीं। एंड पासिस, जिसको दस्तक बोलते हैं, वो भी राइट टू इशू पासिस, ये लोग दस्तक भी इशू कर सकते थे फॉर मूवमेंट ऑफ सच गुड्स। The company's servants were also permitted but were not covered by this फरमान। सर्वेंट्स जो थे वो भी परमिटेड थे बट वेर नॉट कवर्ड बाय दिस फरमान्स। देख लो, दे वे रिक्वायर्ड टू पे सेम टैक्सेस एज इंडियन मर्चेंट्स। मतलब क्या बोल रहा है कि कंपनी अगर कुछ काम करेगी ट्रेडिंग एंड ऑल का, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो तो फ्री थे, पर उनके सर्वेंट्स लोग जो अपने लिए पर्सनल गेंस के लिए कुछ भी ले जाने में जाना कर चाहते थे, या फिर कोई भी ब्रिटिशर्स भी जो इसका पार्ट नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भी ले जाना, तो उनके लिए फ्री नहीं था, उनको पैसे देने पड़ते थे लाइक इंडियन मर्चेंट्स। दिस फरमान वॉज पर्टफेल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यही अगर ये फरमान फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बना बिटवीन कंपनी एंड बंगाल नवाब, क्योंकि नवाब ऑफ बंगाल को भी तो कुछ ना कुछ कमाना था। फॉर वन इट मेंट लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द बंगाल गवर्नमेंट। एग्जैक्टली क्यों ये फाइट हुआ था, बिकॉज बंगाल के गवर्नमेंट के लिए तो लॉस ऑफ रेवेन्यू था। सेकेंडली, द पावर टू इशू दस्तक फॉर द कंपनी गुड्स वॉज मिसयूज बाय द कंपनी सर्वेंट्स, है ना। ये दस्तक की पावर पता है क्या करते थे, ये लोग ले जाके किसी और प्राइवेट ब्रिटिश मर्चेंट्स को भी सोल्ड कर देते थे और बोलते थे आप फ्री में ले जाओ, ले आओ, और खुद पैसे ही लेते थे। तो इवेट टैक्सेस फॉर देयर प्राइवेट ट्रेड, आई टोल्ड यू अर्लियर। ऑल द नवाब्स ऑफ बंगाल लाइक मुर्शिद कुली खान टू अलीवर्दी खान, है ना, had objected to the English interpretation of the फरमान ऑफ 1770। सब ने इस फरमान पे रोक लगाया था। फारूक सियार पहले आए थे, उन्होंने फरमान दिया था, उसके बाद ये जो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान, ये सब अलीवर्दी खान, ये लोग रोके, इसीलिए तो सिराजुद्दौला से इनकी फ़ाइट हुई। दे हैड कंपेल्ड द कंपनी टू पे लमसम ऑफ देयर टेरिटरीज, ट्रेजरीज जितना भी कमाते थे, एंड फॉर्मली सप्रेस द मिसयूज ऑफ दस्तक। द कंपनी हैज़ बीन कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ नवाब्स इन द मैटर, बट इट्स सर्वेंट्स हैड टेकन एवरी अपॉर्चुनिटी टू इवेड एंड डिफाई द टैक्स। सेम चीज़, ये लोग अपने मर्जी से चलने लग गए थे, यही बात कर रहे हैं। मैटर केम्स टू हेड इन 1756 व्हेन अ यंग एंड क्विक टेम्पर्ड सिराजुद्दौला, पर क्या था, ठीक है, देखो, अलीवर्दी खान था, अलीवर्दी खान के बाद आया सिराजुद्दौला, ठीक है। अलीवर्दी खान ग्रैंडफादर था, उसका पोता सिराजुद्दौला आया। इसने देखा 1956 में, तभी तो इसने बैटल ऑफ प्लासी लड़ लिया। ही डिमांडेड ऑफ द इंग्लिश दैट दे शुड ट्रेड ऑन द बेसिस एट द टाइम्स ऑफ मुर्शिद कुली खान।
ठीक है, एज इन द टाइम्स जैसे मुर्शिद कुली खान दस्तक पे फीस मांग रहे थे वैसे ही तुमको लड़ना है, और अली वर्दी खान के जैसा नहीं, अली वर्दी खान को अपने अंडर कर लिया था. द इंग्लिश रिफ्यूज टू कंप्लाई and this led to the victory over the French in South India as they felt strong after the British. मतलब ब्रिटिश ने क्यों रिफ्यूज़ किया? बिकॉज वो लोग स्ट्रॉन्गर होते जा रहे थे लड़ लड़ के. इट ऑल्सो केम टू रिकग्नाइज, दे हैड ऑल्सो केम टू रिकग्नाइज द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री वीकनेस ऑफ द इंडियन स्टेट. उनको भी पता चल गया था कितनी वीक है. Instead of agreeing to pay their taxes on their goods of the Nawab, they levied heavy duties on the Indian goods entering Calcutta. टैक्स पे करने के बदले वो खुद ही टैक्स लगा रहे हैं. वाव, नाइस. ऑल दिस नेचुरली अनॉयड एंड एंगर्ड द यंग नवाब सिराजुद्दौला. Also suspected the company was hostile, दुश्मन थी to him, and was favoring his rivals to the throne on Bengal. And ये लोग political expansion कैसे भी किए थे? Favoring those whom, मतलब ये लोग भी अब वो nobles वाला काम करने लग गए थे जो हमने शुरू में किया. Nobility ने, जो राजा इनको support करेगा उसको बिठा देना. सेम काम करने जाएंगे अब, ये देखना. इसीलिए तो कर्नाटक वॉर्स होती है, सारी कर्नाटक वॉर का यही शजक है. The breaking point came when, without taking the Nawab's permission, the company began to fortify Calcutta in expectation to the coming struggle with the French. अभी तुम लोग देखोगे एक कलकत्ता में ही जाके सिराजुद्दौला कुछ लोगों को एक कंपनी के ही अंदर एक छोटी सी जगह में उन लोगों को मार डालेगा. मतलब उन सबको एक ही जगह पे भर डालेगा. फिर बाद में जाके हम देखते कैसे बैटल ऑफ प्लासी. I'll tell you. बट क्या कर रहे थे ब्रिटिश? फोर्टिफिकेशन कर रहे थे अपने फोर्ट्स का. अपनी जो कंपनी है जहाँ पे भी ट्रेडिंग होती है, जो बिल्डिंग है उसका फोर्टिफिकेशन कर रहे थे विदाउट आस्किंग परमिशन. हुए स्ट्रगल विद द फ्रेंच. द कंपनी बिगेन टू फोर्टिफाई कलकत्ता इन एक्सपेक्टेशन टू द कमिंग स्ट्रगल विद द फ्रेंच हु वेर स्टेशन एट द टाइम ऑफ चंद्रनगौर. Siraj rightly interpreted this action as an attack upon his sovereignty. How could an independent ruler permit a private company of merchant to build a fort or to carry on private wars on his land? है ना? Moreover, he feared that if he permitted the English and French to fight each other on the soil of Bengal, he too would meet the fate of Carnatic Nawabs. Carnatic wars में जैसे हुआ था सेम इनकी भी हाल हो जाएगी. इसीलिए सिराज वॉज विलिंग टू लेट द यूरोपियंस रिमेन एज मर्चेंट नॉट एज मास्टर्स. Great. He ordered both English and French to demolish their fortification at Calcutta and Chandranagore, and this is from fighting each other. While French company obeyed his order, the English company refused to do so, for its ambition had been whetted and its confidence enhanced by its victory in Carnatic Wars. ब्रिटिश इससे पहले कर्नाटक वॉर जीत चुकी थी, कर्नाटक में कुछ वॉर्स जीत चुकी थी. इसके बाद भी मतलब ये कंटिन्यूएशन 3 कर्नाटक वॉर्स हो गई थी. उनमें जीतने के बाद तो ब्रिटिश वॉज लाइक मोर, मतलब पता नहीं सर पे चढ़ गई थी. तो इट वॉज लाइक अब हमें कोई ऑर्डर नहीं दे सकता. इट वॉज नाउ डिटरमाइंड टू रिमेन इन बंगाल इवन अगेंस्ट द विशेस ऑफ द नवाब. ठीक है. It had acknowledged the British government's right to control all its activity. It had quietly accepted restrictions on its trade and power imposed in British by the British government. जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही थी अपने कंट्री में, सेम ये लोग यहाँ पे चलाने लग गए थे. इनका था कि हमको कंट्रोल करने वाली ओनली ब्रिटिश मोनार्कियल होनी चाहिए. 1 सेकेंड. आई गेस वी मिस्ड आउट. पेजेस ऊपर नीचे हो गए गाइस, पार्डन मी. यहीं पे है ना. यहाँ पे आ गया. चलो. द ब्रेकिंग पॉइंट केम व्हेन विदाउट टेकिंग द नवाब परमिशन. ये तो हो गया था हमारा. अब देखो, सिराज वॉज विलिंग टू लेट द यूरोपियंस रिमेन एज मर्चेंट्स बट नॉट मास्टर. ये भी पढ़ लिया था. वाइल द फ्रेंच कंपनी ओबेड ऑल द इंग्लिश कंपनी अपने गवर्नमेंट के हिसाब से चल रही थी. इट वॉज नाउ डिटरमाइंड टू रिमेन इन बंगाल एंड इवन विद अगेंस्ट द विशेस ऑफ, ये मैंने बताया था, ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से काम करने लग गए. इट्स राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट हैड बीन एक्सटिंग्विश्ड बाय द पार्लियामेंट इन 1693.
when its charter was withdrawn. It had paid huge bribes to the king, the parliament and the politician in British. देखो ये आ रहा है 1717 की भी बात की स्टोरी चल रही है, ठीक है। पर 1693 में क्या हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में कब आ गए थे, 1600 से आना स्टार्ट कर दिए थे। तो 93 ईयर्स बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट निकला कि अब इनकी सारी ट्रेडिंग रोक दी जाए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पैसे वैसे कमा रहे हैं। पर इन लोगों ने किंग को ब्राइब्स दी, पार्लियामेंट्रियंस को इतने पैसे आ गए थे ना, ब्राइब्स दी। और एक साल में, इन 1 year अलोन, इट हैड ब्राइब्ड $80,000 euro in bribes. Nevertheless, the English company demanded the absolute right to trade freely in Bengal, irrespective of British Nawabs. ठीक है, Bengal Nawabs. This amounted to direct challenge to the Nawab sovereignty. In short, ये लोग directly challenge कर रहे हैं सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला had the statesmanship to see the long term implication. उसको पता चल रहा था कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। He decided to make them obey the law. तो अब सिराजुद्दौला देखो क्या करेगा। Acting with great energy but with undue haste and inadequate preparation, Sirajuddaulah seized the British English factory Qasim Bazar, marched on to Calcutta and occupied the Fort William on Fort William on 20 June 1756. Okay? सिराजुद्दौला इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कासिम बाज़ार के इधर थी वहाँ पे गया। फोर्ट विलियम जो कि इन लोगों ने बनाया था वहाँ पे गया। ये सारी बातें चल रही है 20 जून 1756 से। ही देन रिटायर्ड फ्रॉम कैलकत्ता टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री। यहाँ पे उसने इस फोर्ट में ना जो भी जितने भी उधर ब्रिटिशर्स थे सबको एक ही रूम में बंद कर दिया। कुछ घंटों बाद खुला, सब मर गए हैं, ठीक है। तो फिर बाद में इन शॉर्ट उससे मारने के बाद ये अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा था। Letting the English escape with their ships, this was mistake. He had underestimated strength of his enemy. देखो उसने क्या किया था, बाद में जो कुछ लोग बचे थे उनको भागने दे दिया, और फिर ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। द इंग्लिश ऑफिशियल्स टुक रेफ्यूज एट फुल्ता नियर द सी, प्रोटेक्टेड बाय देयर नेवल सुपीरियोरिटी। उधर जहाँ पे फुल्ता था वहाँ पे ये लोग ने अपने जो भी बच गए थे, Here they waited for aid from Madras. जो मद्रास में इनके सोल्जर्स थे उनसे एड के लिए वेट करते रहे। Organized by web of intrigue and treachery with the led, मैंने बताया ना जो हुआ था इन लोगों का। Chief among this were Mir Zafar and Mir Bakshi and Manik Chand, an official in charge of Calcutta. अमीन चंद, a rich merchant। देखो कौन कौन थे। बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके लिए अगेंस्ट लड़ी जाएगी। मीर बख्शी, मीर कासिम, मानिक चंद, अमीन चंद और रिच मर्चेंट जगत सेठ, बंगाल का बहुत बड़ा बैंकर है। कादिम खान, who commanded a large number of Nawab troops from Madras, came a strong naval and military under Admiral Watson and Colonel Robert Clive ही आएगा। Robert Clive reconquered Calcutta in the beginning 1757 and compelled to Nawab to compel। यही है बैटल ऑफ प्लासी। इन्होंने बहुत बड़े भगाने के टर्म में लिखा है। ये जब किया ना इसके बाद ब्रिटिश रेज्ड हो गई, तो उसके बाद ये लोग वर्सेस मीर बख्शी, मानिक चंद, फिर अमीन चंद, जगत सेठ वर्सेस ये लोग रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन, ये लोग सिराजुद्दौला के अगेंस्ट लड़े और फाइनली सिराजुद्दौला को डिफीट करके बैटल ऑफ प्लासी में इन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली। द इंग्लिश हाउएवर वर नॉट सेटिस्फाइड, दे वर एमिंग हाई, ठीक है। They had decided to install a more planned tool in Sirajuddaulla's place, having joined a conspiracy organized by the enemies of the young Nawab। ये सारे enemies हैं इसके। had joined to place मीर जाफ़र on the throne of Bengal, ठीक है। मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला के ही साइड दिखने में था, उसी की वजह से इससे पूरी आर्मी को कंट्रोल की थी, ठीक है। जब सिराजुद्दौला ने बोला था मार्च ब्रिटिश, तो ये सारे लोग पलटी रह गए और सिराजुद्दौला का वही मुंह पे बन गया। तो ये बैटल तो बहुत कम टाइम में जीत ली गई। दे presented the youthful Nawab with an impossible set of demands. Both sides realized that war to finish would have been fought between them. They met for battle in the field of Battle of Plassey, 20 miles from Murshidabad, 23rd June। 20 जून को इन्होंने ये किया, 3 जून को बैटल ऑफ प्लासी लड़ गई। 3 दिन बाद 23rd जून। द फेथफुल बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ बैटल ओनली इन नेम। मैंने बोला था ना
In all, the English lost 29 men and the Nawab lost nearly 500 men. The major part of Nawab's army, led Mir Zafar Rai Dullab, took no part in fighting. I told you ना ये लोग गद्दार निकलेंगे. Only a small groups of Nawab soldiers led by Meanch, Madan and Mohan Lal fought with them. Madan और मोहन लाल इन्हीं लोगों ने फाइट किया, but the Nawab was forced to flee and was captured and put to death by Mir Zafar's sons Miran. बाद में मीर ज़फ़र के सन मिरान ने ही उसे मार डाला. और बाय द वे मीर ज़फ़र को जब सिराजुद्दौला था उसको तुरंत ही मदन लाल उन लोगों ने बोला आप भाग जाइए नहीं तो आप नहीं बचोगे, क्योंकि मीर ज़ाफ़र गद्दार निकला. आज भी बंगाल में मीर ज़ाफ़र नाम से गद्दारी को बोला जाता है. द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉलोड in the words of the Bengali poet Nabin Chandra Sen, a night of eternal gloom for India. The English proclaimed Mir Zafar the Nawab of Bengal. फिर बाद में मीर ज़फ़र जो गद्दार था वही नवाब ऑफ बंगाल बन गया सिराजुद्दौला को हराने के बाद. ठीक है. The and said gather award, the company was granted undisputed right to free. और बाद में बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद बंगाल उड़ीसा बिहार बॉब इनकी पूरी ज़मींदारी यानी यहाँ पे 24 परगनाज आते हैं. ऐसे करो 24 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं. इन सब में राइट टू कलेक्ट टैक्स, ये सारा राइट, पॉलिटिकल राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, ये सारा राइट मिल गया ब्रिटिशर्स को. ठीक है. पेंशनेट फॉर द अटैक ऑफ, और इनफैक्ट 17 लाख ये इतने रुपीज़ मांगे थे एज कंपेंसेशन. क्यों? क्योंकि अटैक किया था ना हमारे ऊपर, तो इसीलिए जो भी वॉर जीतता है ना वो वॉर हारने वाले से कंपेंसेशन मांगता है. ये हर बार आप देखोगे, हर बार यानी ब्रिटिशर्स में ही आप देखोगे बाय द वे. In addition, he paid a large sums of gifts or bribes to the high official of the company. Clive जो था रॉबर्ट क्लाइव फॉर एग्जाम्पल रिसीव्ड ओवर 2 million रुपीज़. वॉटसन जो आया था ओवर 1 million रुपी. क्लाइव लेटर एस्टिमेटेड दैट कंपनी, बाद में रॉबर्ट क्लाइव अगर तुम्हें पता होगा इसने सुसाइड कर ली थी. जब ये ब्रिटिश गया तो ब्रिटिश में जाके इतने सारे पैसे मिलने के बाद ये बहुत अमीर हो गया था ना, छोटा सा क्लर्क के रूप में काम किया था और आज इतना अमीर हो गया. तो उधर के पार्लियामेंट्स लोग जलने लग गए और फिर इसी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तो उसके डर से ये सुसाइड कर लिया था. Moreover, it was understood that the British merchants and officials would no longer be paid any taxes on their private trade. Finally, इनके taxes माफ़ हो गई थी. The Battle of Plassey was an immense historical importance. ठीक है. ये ब्रिटिश की फाइनली ट्रेडिंग से पॉलिटिकल सिस्टम यानी एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करता है आने के लिए. इट बूस्टेड ब्रिटिश प्रेस्टीज एट अ सिंगल स्ट्रोक, है ना, एक झटका दिया और वहीं पे ब्रिटिश एंट्री. The rich revenues of Bengal enabled them to organize strong army. उन्हीं लोगों की आर्मी मेंटेन करते थे. हमारे लोग काम करने के लिए मजबूर थे, हमसे ही करवाते थे. A decisive battle in the Anglo-French struggle. Lastly, the victory of Plassey enabled the company and its servant to amass untold wealth. The helpless. ठीक है. Even though, देखो ये क्या है, सिपाही यूनिफॉर्म इन द सर्विस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. देखो इंडियन बंदा है पर ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही का काम कर रहा है. क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, इतने सारे पैसे आ गए, तो अब ये मिलिट्री अपनी खुद की मिलिट्री, राजा की मिलिट्री नहीं, अपनी खुद की मिलिट्री रखती है. इवन दो मीर जाफर ओड हिज पोजीशन टू द कंपनी, ही सून रिपेंटेड टू बारगेन ही हैड. जैसे मोहम्मद देखो बाद में क्या हुआ कि जब मीर जाफ़र खुद राजा तो था ही, पर उसके बदले ब्रिटिशर सारी डिसीजंस लेते. तो ऑफ कोर्स किसी को भी जलन हो, बुरा ही लगेगा कि भाई मैं राजा बन गया, मेरा क्या ही हक है. तो ये भी अब देखो, अब बैटल ऑफ बक्सर होगी इसी की वजह से. हीज ट्रेजरी वॉज सून एम्प्टीड. इतना पैसा ले लिए थे कंपनीज ऑफिशियल्स ने कि उसकी ट्रेजरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी. एज कर्नल माल्सन हैज़ पुट इट, the single aim of company officials was to grasp all they could. ये कर्नल है उन्हीं लोगों का, उसने बताया था कि एक ही एम था पूरे ब्रिटिशर्स का, जितना ले सको उतना ले लो. टू मिस यूज़ मीर जाफ़र एज अ गोल्डन सैक. एक सैक लो, इसमें पूरा गोल्ड भर दो, इनटू विच दे कुड डिप देयर हैंड्स एट प्लेजर, है ना.
द कंपनी itself was seized with unsurpassable greed. बहुत ही ग्रीड था यार. बिलीविंग दैट कामधेनु हैड बीन फाउंड एंड दैट द वेल्थ ऑफ बंगाल वॉज इनऑग्जॉस्टिबल. उन्हें लग रहा था कामधेनु गाय जो होती है ना, वो बहुत लीटर दूध देती है, जिसके भी पास होती है उसको बहुत दूध की कभी कमी नहीं रहती. तो उनको वही बंगाल की हालत लग रही थी. द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑर्डर दैट बंगाल शुड पे द एक्सपेंसेस ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी. ये देखो, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास ये ऑलरेडी इनके अंदर था, ठीक है. तो इधर के भी जो खर्चे होंगे ना एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी, ये सब बंगाल से आ जाएगा. इधर तो इतना पैसा है इन लोगों के हिसाब से. द कंपनी वॉज नो लॉन्गर मियरली अ ट्रेड इन इंडिया बट ऑल्सो कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल पार्ट टू ड्रेन द वेल्थ ऑफ. फिर देखो, Mir Zafar soon discovered that it was impossible to meet the full demands of the company and its official, जितना भी डिमांड है. नवाब incapacity to fulfill this. तो अक्टूबर 1760 में क्या हुआ था? They forced him to abdicate in favor of his son-in-law मीर कासिम. अब देखो, मीर जाफ़र 17 कितने पे आया था? 57 पे आ गया था ना बैटल ऑफ प्लासी लड़ने के बाद 23 जून. इसके बाद 3 साल तक कुछ ना कुछ रोक टोक तो ये भी किया होगा, तो इसको भी हटा दिया और मीर कासिम इसी के सन इन लॉ को, दामाद को बिठा दिया, ठीक है. इसने इनको ग्रांट कर दिया फाइनली ज़मींदारी. अब तक तो बॉब ही था, बुर्दवान, मिदनापुर, चित्तौगंग. अब तक बॉब था. बंगाल, बिहार, उड़ीसा की मिल गई थी. अब बुर्दवान, मिदनापुर एंड बीएमसी. अब ये बीएमसी दे दिया, ठीक है. वो बॉब दे दिया, ये बीएमसी दे दिया. ओके, इसने बॉब दे दिया, उसने बीएमसी दे दिया. बुर्दवान, मिदनापुर एंड चित्तगोंग. राइट, एक सेकेंड. मीर कासिम हावेवर बिलाइड इंग्लिश होप्स. पर मीर कासिम थोड़ा स्मार्ट था. एमर्ज एज, इसी ने बैटल ऑफ बक्सर लड़ा था. एमर्ज एज अ थ्रेट टू देयर पोजीशन एंड डिज़ाइन इन बंगाल. ही वॉज एबल, एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग रूलर. इसको पता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं. ही बिलीव दैट सिंस ही हैड पेड द कंपनी एंड इट्स सर्वेंट्स एडिक्वेटली, अब मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ दे दिया, तो अब मेरी बारी है कि मैं थ्रोन पे चलाऊँ. दे शुड नाउ लीव हिम अलोन एंड लेट हिम एडमिनिस्टर. ही रियलाइज दैट फुल ट्रेजरी एंड एन एफिशिएंट आर्मी वॉज एसेंशियल टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस. उनको भी पता था कि ये फुल आर्मी, ये लोग जो कर रहे हैं, ट्रेजरी इतना ही सफिशिएंट है इंडिपेंडेंट होने में. इसीलिए ब्रिटिशर्स यही सब कर रहे हैं. ही देयरफॉर ट्राई टू प्रिवेंट पब्लिक डिसऑर्डर टू इंक्रीज हिज इनकम by removing corruption from revenue administration and to raise modern and disciplined army along. All this was not to the liking of English. जो इसीलिए उन्होंने बोला कि मीर कासिम क्या कर रहा था कि बोल रहा था करप्शन कम करो पहले अपना, और बेटर तरीके से जो भी टैक्सेस वैक्सेस कलेक्ट करो. ये सारी चीज़ें वो जो भी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोल रहा है, पर इंग्लिश को तो पसंद नहीं आएगी. मोस्ट ऑफ देयर डिसलाइक द नवाब अटेम्प्ट्स and to check the misuse of Firman of 1770 by the company servants who demanded for their goods whether destined for export or internal free duties. This injured the Indian merchants as they had to pay taxes for which the foreigners had complained. तो ये वो बता रहा है कि उधर की कंडीशन जो मर्चेंट्स लोगों की कैसी थी. इंडियन मर्चेंट्स इंडिया में होने के बावजूद भी टैक्स पे कर रहे हैं, और जो ब्रिटिश मर्चेंट्स वो कम्प्लीटली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को फ्री ले जा रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम भी पता है सबको. मोरेओवर द कंपनी सर्वेंट इलीगली सोल्ड अ दस्तक और फ्री टास्क. जो इनका फ्री पासिस था, ये लोग अपने ही में फ्रीली बेचे जा रहे हैं दूसरे को, और कोई भी इस्तेमाल कर ले रहा है. तो फ्रेंडली इंडियन मर्चेंट्स हु डेरवाई इवेड देयर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ भी इंडियन लोगों को भी बेच रहे हैं ताकि ये लोग उनसे भी फ़ायदा ले सकें. दिस ruined द ऑनेस्ट इंडियन ट्रेडर्स. देयर अनफेयर कॉम्पिटिशन है ना. In addition, company and its servants got intoxicated by their newfound power and their dazzling prospect of wealth. ठीक है. They forced the Indian officials and zamindari to give them presents and bribes. बताओ, ये भी इतना पैसा लेंगे. They compelled the Indian artisans, merchants and ये peasants to sell their goods cheap to buy dear from them. बताओ, मार्केट भी जाते थे तो उन्हीं से उन्हीं की चीज़ें सस्ते सस्ते में ले लेते थे. वही पुलिस वाला काम कर रहे हैं फालतू का. In fact, Mir Qasim realized that if the abuses continued, he could never hope to make Bengal strong or free from himself.
देयरफॉर अब ये देखो क्या क्या स्टेप लेगा. दिस इज abolishing all the duties on internal trade, thus giving his own subject a concession that the English had seized by force. ठीक है, सारी कंसेशन इंटरनल ट्रेड के लिए, मतलब जितनी भी ट्रेड्स होंगी उन सब के लिए सबको अब देना पड़ेगा. बट द एलियन मर्चेंट्स वर नो लॉन्गर विलिंग टू टॉलरेट. ठीक है, इक्वालिटी मेंटेन ही नहीं करनी है उनको. क्यों हम इंडियंस के बराबर, इंडियंस पे करें तो हम क्यों करें. दे डिमांडेड द री इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन ट्रेडर्स. ठीक है, इसीलिए द बैटल वॉज अबाउट टू बी जॉइंड अगेन. फिर से एक बैटल होगी क्योंकि इंग्लिश अगेंस्ट है. द ट्रूथ ऑफ द मैटर वॉज देयर कुड नॉट एग्जिस्ट टू मास्टर्स इन बंगाल. ये भी बात है. मीर कासिम बिलीव्ड ऑफ एन इंडिपेंडेंट रूलर. द इंग्लिश डिमांडेड ऑफ अ मियर टूल इन हैंड्स. है ना. मीर कासिम डिफीटेड इन बैटल इन अ सीरीज ऑफ बैटल. बेचारा लड़ने गया था बैटल ऑफ बक्सर, उसमें वो हार गया था ना, जो कि 1763 में हुआ था. ठीक है, एंड फ्लेड टू अवध. इस बैटल में क्या हुआ था पहले वो भी देख लेते हैं. अब चलो पहले ये कर लेते हैं. वेयर ही फॉर्म्ड एन अलायंस सुजाउद्दौला, जो अवध का था. यहीं से तो इसी को ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ये सब साइन करवाएंगे. मीर कासिम था बंगाल का. द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम टू. शाह आलम टू कौन था, याद है शाह आलम टू कौन था, जो बाद में मरा, पहले ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाएगा इसमें और फिर बाद में ब्रिटिशर्स के पास भाग जाएगा. मीर कासिम प्लस सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम टू उस टाइम का एम्परर था मुगल का. ठीक है, फ्यूजिटिव मुगल एम्परर. द थ्री अलाइज क्लैश विद द कंपनीज एट द बक्सर ऑन 22 अक्टूबर. 22 अक्टूबर को मिले थे, 23 जून को मिले थे और एक 22 अक्टूबर को मिले थे. ठीक है, वेर 23 जून को क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में. ठीक है, दिस वॉज द मोस्ट डिसाइसिव बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. एंड ठीक है, इससे फाइनली ब्रिटिश ने अपनी पूरी कंट्रोल ले ली, पूरी कंट्रोल. द ब्रिटिश एंड द मास्टर्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड द प्लेस अवध एट देयर मर्सी. फाइनली सारी चीज़ें, इनफैक्ट मुगल एम्परर भी अंदर आ गया, अब तो अवध भी अंदर ही आ गया, अंदर ही था बट फिर भी और बेटर तरीके से कंपेंसेशन लेंगे ना. क्लाइव हु हैड रिटर्न टू बंगाल. क्लाइव जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ने के बाद चला गया था, उसको स्पेशली बुलाया था बैटल ऑफ बक्सर के लिए. ठीक है, इसके प्लान्स के लिए. हैड रिटर्न टू बंगाल इन 1765 and its governor decided to seize the chance of power in Bengal to gradually transfer the authority. तो क्लाइव आके बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था ना, उसका ये फाइनली एक डील तैयार करता है. तो देखो, आपको ऐसा ऐसा देना पड़ेगा, आपको ये देना पड़ेगा. तो वही सारी चीज़ें क्लाइव को बुलाई गई थी करने के लिए कि भाई कुछ तो बेटर करो आप. तो इन 1763 द ब्रिटिश हैड रिजॉर्टेड मीर ज़फ़र हैज़ नवाब एंड कलेक्टेड ह्यूज सम्स. ये तो हमें भी पता है. पर मीर ज़फ़र के डेथ के बाद दे प्लेस्ड हिज सेकेंड सन निज़ामुद्दौला. ये ठीक है, ये बता रहे हैं ऑन द थ्रोन एंड रिवॉर्ड हिम साइन अ न्यू ट्रीटी ऑन. तो देखो 1763 ये डेथ हो गई, अब बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म हो गई. अब उस ट्रीटी के बाद क्या क्या करना है. तो जो मीर ज़फ़र था ना, ये मीर कासिम से पहले मीर ज़फ़र था जिसको मार डाला था वो लोगों ने, उसके बेटे को अब बिठा दिया फाइनली, निज़ामुद्दौला ऑन द थ्रोन. इसको बिठा दिया और उसको बोला गया कि आपको रिवॉर्ड देना ही पड़ेगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे पर आपको भी देना पड़ेगा. By the treaty, Nawab was to disband most of his army and administer Bengal through deputy सूबेदार who was to be nominated by the company. अब देखो, बंगाल जो है अब राजा रहेगा और उसका एक डेप्यूटी सूबेदार रहेगा. ठीक है, निज़ामुद्दौला रहेगा. ये सब लोग गवर्नर्स ही है ना, मुग़ल अभी भी एम्परर है, ये सब लोग गवर्नर्स ही है. ये जो डेप्यूटी गवर्नर है इसको नॉमिनेट करेगा कंपनी. यानी कंपनी और ये डेप्यूटी गवर्नर के ही पास बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, पावर्स रहेंगी. क्योंकि अब चला रहा कौन है, इनडायरेक्टली किसके हाथ में सत्ता आ गई है, अब पॉलिटिकल सत्ता यहीं से स्टार्ट होगी लेनी. ठीक है, तो अब देखो ये लोग बता रहे हैं कंडीशंस इसके आगे. द कंपनी दस गेन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन. है ना, डेप्यूटी गवर्नर को, सूबेदार को खुद ही अपॉइंट करके 15 लाख रुपए बंगाल से लिया गया एज अ कैश. अब ये सब तो बंगाल का है. बंगाल के लिए क्या क्या किया कि आपके डेप्यूटी सूबेदार को हम बिठाएंगे और निज़ामुद्दौला को बिठा के आ गए. ठीक है, और फिर 15 लाख रुपए भी लिए. और शाह आलम टू के साथ अब क्या किया,
टिट्यूलर हेड बना दिया, नाम का हेड बना दिया ऑफ द मुगल एम्पायर। शाह आलम टू, उसको बोला गया कि अब आप टिट्यूलर हेड, आप जो मुगल एम्पायर के हो राजा, आप रहोगे अभी भी दिल्ली के आप ही राजा हो, पर आपको कंपनी दीवानी राइट जो है ना, मतलब जो कलेक्ट करने का है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ये सारा राइट अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा का वो भी अपने हाथ में ले लिया। और शाह आलम टू को पता है क्यों गद्दी पे ही रहने दिया? क्योंकि अभी भी लोगों का भरोसा मुग़ल एम्पायर पे ही है। सबको पता है कि इंडिया मतलब भारत मतलब मुग़ल एम्पायर, अभी भी सबका यही था। ठीक है, तो इतनी जल्दी इंग्लिश ऐसा नहीं कर सकती थी, अपने अंडर कुछ नहीं जल्दी ले सकती थी, अभी धीरे धीरे ले रही है बैटल ऑफ प्लासी बक्सर के बाद। 10 बंगाल तो पूरा ही गया था। इनफैक्ट 2.26 मिलियन रुपीज़ मिली थी, गेव हिम अ सब्सिडी दे दी थी इसको, बंगाल को चलाने के लिए। मतलब देखो कितना पैसा लेकर आ गए थे कि सब्सिडी दे दी गई थी उनको कि आप चला, जैसे आज गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वैसे ये देने लग गई थी। द एम्परर रिसाइडेड इन द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद फॉर 6 years एंड अ वर्चुअल प्रिजनर्स। जो शाह आलम टू था, शाह आलम टू ने आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम, ये कौन था? अवध का राजा द नवाब सुजाउद्दौला, है ना? सुजाउद्दौला को अब उसी के किंगडम में रख दिया गया था। देखो सुजाउद्दौला ही आ गया। द नवाब ऑफ सुजाउद्दौला वॉज मेड टू पे अ वॉर इंडेनिटी ऑफ 5 million। इसको बोला गया आप 15 million दो। मोर एवर, सिर्फ अच्छा हुआ शाह आलम टू के साथ ही, उसको बोला गया भाई अब लड़ना मत, फाइनल चांस से चले जाओ अपना चुपचाप से, और इसको तो 5 million पे करने बोला। मोर एवर द टू साइंड एन अलायंस भी साइन किया जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ही साइन किया है। कंपनी प्रॉमिस टू सपोर्ट नवाब अगेंस्ट एन आउटसाइड अटैक, ये भी साइन करवा दिया कि अगर अवध को कोई भी बाहर से अटैक करेगा तो हम प्रोटेक्शन देंगे, यानी अपनी मिलिट्री को अवध में रख देना, अपनी मिलिट्री को रख देना यानी चुपचाप से अंदर भी देखना। ठीक है, दिस अलायंस मेड द नवाब डिपेंडेंट ऑन द कंपनी। डिपेंडेंट हो गया ना, अब कंपनी अपनी मिलिट्री नहीं रखेगी, नवाब अपनी मिलिट्री नहीं रखेगी, कंपनी रखेगी। नवाब वेलकम द अलायंस इन द फॉल्स बिलीव, अब तो कंपनी हमें बचा रही है। नवाब को भी लगा बीइंग अ प्राइमरीली ट्रेडिंग कंपनी से लेकर आज ये लोग क्या पावरफुल कंपनी बन गए। अब मराठास बाय द सेम टाइम एंड अफगान्स वेर हिज रियल एनिमीज। देखो इस कोने को, ये मैप के इस वाले कोने को, नॉट दिस वाले, ये मैप है, इस वाले कोने को अपने अंडर ले लिया। इधर कौन है? मराठास हैं, पठान्स हैं, अफगान्स हैं, ये सारे लोग हैं। ये लोगों से अब थोड़ा सा बच के है, बाकी इस साइड को तो अपने अंडर ही कंट्रोल कर लिया। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश हैज़ वेरी shrewdly decided to consolidate their acquisition on Bengal and the meanwhile use of अवध as a buffer state। इधर बंगाल है, इनको तो रिसोर्स के लिए रखा और अवध को एक बफर स्टेट की तरह रखा कि जो भी होगा लड़ाई वड़ाई इधर ही होगा, इधर तक तो आने नहीं देंगे बंगाल में, एक बफर स्टेट की तरह काम किया। ओके, बिटवीन मराठाज एंड ऑल, जो भी फाइट होती थी अवध की इसमें से होके चली जाती थी। अब हमने क्या देखा कि बंगाल में एक्चुअली में क्या हो रहा है, डेप्यूटी सूबादार जो कि सारा, अगर वो ब्रिटिशर्स का होगा तो ऑफकोर्स सारा डिसीजंस ब्रिटिशर्स के ही होंगे। तो हमने क्या देखा कि बंगाल में 2 तरीके से गवर्नमेंट बन गई है। एक खाली नाम की रियल मास्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि रियल मास्टर ऑफ बंगाल रह गई थी। रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम इनका, डिफेंस की पावर भी इनकी और पॉलिटिकल पावर भी इनकी, जिसमें से द नवाब डिपेंडेंट फॉर इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑन द ब्रिटिश, है ना। डिफेंस ही अपने अंडर रख दोगे तो कोई भी ब्रिटिश ये क्या ही कर लेगा नवाब, अपने आप में भी लड़ना भी होगा तो लड़ाई मिलिट्री ही इन्हीं की है, तो कहाँ से लड़ेगा। वाइल थ्रू द राइट ऑफ नॉमिनेट द डिप्यूटी सूबेदार, ये भी उनके है। तो जो इसका पर्सनल असिस्टेंट है वही इनका हो गया, यानी प्राइम मिनिस्टर। इट कंट्रोल निज़ामत और द पुलिस एंड द जुडिशल पावर। बताओ, डेप्यूटी सूबेदार जो ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते हैं, इसके पास पावर देखो कौन सी है, जुडिशल, कुछ भी सही है कि गलत है ये बताएगा। पुलिस ये बताएगा, तो भाई इसके हाथ में है क्या। तो यही हो गया कि यहाँ पे 2 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हो गई, एक ब्रांच जो ब्रिटिश कंट्रोल करती है और एक ब्रांच जो कि बंगाल का एज डेप्यूटी दीवान
and acted in Bengal as a deputy Diwan on behalf of the company and as deputy सूबेदार on the base of नवाब. ठीक है, एक है डेप्यूटी दीवान, एक है डेप्यूटी सूबेदार. कहने के लिए ये असिस्टेंट है नवाब का, ये नवाब इसको चला रहा है, पर इसको नॉमिनेट ही किया जाता है ब्रिटिश अपॉइंटर ने. और एक होता है डेप्यूटी दीवान जो कि कलेक्ट करता है रेवेन्यूज़ एंड ऑल, ये तो पूरा ब्रिटिशर्स है. ठीक है, तो यही डुअल गवर्नमेंट है, पर डुअल गवर्नमेंट समझ में नहीं आ रही है. दिस अरेंजमेंट इज नोन इन द हिस्ट्री कॉल्ड एज डुअल गवर्नमेंट. ठीक है, इट हैड ग्रेट एडवांटेज फॉर द ब्रिटिश. दे हैड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. पावर भी है, पर कुछ भी गलत हो तो कौन है हेड? नवाब है हेड. दे कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द प्रोविंस एंड इट्स आर्मी डायरेक्टली एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन तो इनडायरेक्टली अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी चला रही है. The Nawab and its official had the responsibility of administration but not the power to discharge it. ठीक है, the weakness of the government could be blamed on the Indians while its fruits was gathered by the British. कुछ भी गलत होगा तो सीधा नवाब पे नाम, पर कर कोई और ही रहा है. ठीक है, अब on the other hand they were themselves the company servants has now the whole of Bengal to themselves and their operation of the people increase greatly. ये एक लाइव के कुछ कोट्स हैं, गेट इट रीड डाउन बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. द कंपनी order authorities were part set together in the rich harvest and drain Bengal of its wealth. इसके बाद पता है बंगाल में बहुत फेमाइंस आएगी, बहुत ज़्यादा फेमाइंस. पर इस टाइम हम लड़ सकते थे, इस फेमाइन से हम हट सकते थे, पर उससे पहले ही इतना कुछ ले लिया गया इसके वेल्थ कि इस फेमाइंस को हम रोक भी नहीं सकते. 1945 में भी आई थी. अब तक की वर्ड्स थे पूरी हिस्ट्री की. दे स्टॉप सेंडिंग मनी फ्रॉम इंग्लैंड. ऐसी कंडीशन आ गई थी कि अब इंग्लिश वालों को पैसे बेचने की ज़रूरत ही नहीं थी ब्रिटिशर्स को. जैसे मम्मी पापा आज हमें पैसे बेच रहे हैं, उन लोगों को ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आज ये लोग इतना इंडिपेंडेंट हो गए. इंस्टेड दे परचेज देयर गुड्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड सोल्ड देम अब्रॉड. इतनी कंडीशन आ गई थी. On the top, all British government wanted its shares of the rich prize, and in 1767 ordered the company to pay 4 लाख. और सेम तरह से और जब गवर्नमेंट भी तो देख रही है कुछ ना कुछ, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मांगी 4 लाख पर ईयर तक की कंपनसेशन कि आप नाम तो हम हमारी वजह से गए हो ना. इन 1766, 1767, 68 अलोन 5.7 मिलियन, आज भी इस वैल्यू की कितनी वर्थ है, वे ड्रेन फ्रॉम बंगाल. अकेला एक स्टेट 6 बिलियन तक मिलियन तक पैसे ड्रेन कर पा रहा है. द अब्यूसेस ऑफ डुअल गवर्नमेंट एंड द ड्रेन ऑफ वेल्थ लेड टू द इम्पोवरिशमेंट ऑफ द एग्जॉस्शन. ठीक है, 1770 आते आते देखो इतना ड्रेन कर लिया. 1770 में ही पहली फेमाइन आ गई लो, which effects prove one of the most terrible famines known in the human history. People died in lakhs, nearly 1/3 of Bengal. हर 3 में से एक लोग मर रहे थे उस टाइम पे. Population fell victims, but the famine was due to the failure of rains. बारिश नहीं आई तो खेती वेती नहीं हुई तो famine. But उसकी इफ़ेक्ट हम एक्चुअली में कहाँ से देख सकते हैं. बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ड्रेन किया हमारे रिसोर्स को, वो रिसोर्स को आज इस्तेमाल भी कर सकते थे, पर रिसोर्स बचेंगे तब ना. तो अब देखो वॉरेन हेस्टिंग और इनकी कंडीशन एंड कॉर्नवालिस. अब लेट्स सी, दिस इज़ इम्पोर्टेंट. मीर कासिम एंड ऑल, मीर जफ़र और ये सब. ठीक है, देख रहे हैं एक सेकंड. expansion of Lord Wellesley and all. ठीक है, पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे, पर थोड़ा सा तो पढ़ लेते हैं. वॉर्स अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स 1772. इसके बाद से हम देखते हैं 56 इतना सारा हो गया. 1770s में वॉर हो गई, ये फेमाइन आ गया. अब देखते हैं आगे क्या है. वॉर्स अंडर वॉरेन हेस्टिंग. ठीक है, एंड कॉर्नवालिस. पहले वॉरेन हेस्टिंग आई, फिर कॉर्नवालिस आए. ईस्ट इंडिया कंपनी हैड 1772 बिकम एन इम्पॉर्टेंट इंडियन पावर एंड डायरेक्टर्स इन इंग्लैंड. ठीक है, एंड इट्स ऑफिशियल इन इंडिया सेट आउट कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर बंगाल बिफोर बिगनिंग अ न्यू राउंड ऑफ कॉन्क्वेस्ट.
However, their habit of interfering in the internal affairs of Indian state and their lust of territory and money, दो ये लोग आज पॉलिटिकल पावर बन गई थी, इतना पैसे कमाने के बाद भी इनकी जो हैबिट थी किसी और स्टेट के अफेयर्स में राजा और रजौड़े में भिड़ना, ये उनका कभी ख़त्म नहीं हुआ। 1766 में ये लोग ने क्या किया देखो, they entered into alliance with निज़ाम of हैदराबाद to help him attacking हैदर अली। अब ये लोग हैदराबाद में क्या कर रहे हैं, हैदराबाद में हैदर अली था, उसके अगेंस्ट निज़ाम ऑफ किसको हेल्प की, हैदराबाद, सॉरी निज़ाम ऑफ मैसूर में, आई एम सॉरी मैसूर, वही मैं भी सोच रही थी, मैसूर है उसे, इधर हैदराबाद है, ठीक है। हैदराबाद निज़ाम और मैसूर टीपू सुल्तान हैदर अली इन सब की लड़ाई होती थी, तो ब्रिटिशर्स को ये हैदर अली नहीं पसंद था, तो वो अब बट ऑब्वियसली हैदराबाद का साथ दे देगा स्टेट्स को टू अटैक हिम, ठीक है। इन रिटर्न में क्या मांगा, सिसेशन ऑफ नॉर्दर्न सरकार्स। ये देखो इधर नॉर्दर्न सरकार्स है, बोला कि हम आपकी हेल्प कर देंगे बट उसके बदले हमें नॉर्दर्न सरकार्स दे दो, ठीक है। बट हैदर अली वॉज मोर देन अ मैच ऑफ कंपनीज आर्मी। हैदर अली वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री जनरल्स में से भी कहलाता है और किंग में से भी। हैव बीटन बैक द ब्रिटिश अटैक, ही थ्रेटन मद्रास इन 1769। 1769 में he threatened and forced Madras Council to sign a peace on his terms. Both sides resorted each other's conquest and promised mutual help in case of attack by the third party. But when Hyder Ali was attacked by Marathas in 1771, the English went back on their promise and did not come to this help. तो देखो क्या हुआ, हैदराबाद और मैसूर का वॉर हुआ, तो फिर दोनों ही पार्टी बहुत बेटर लड़ी और फिर बाद में दोनों ने ही एक पीस ट्रीटी साइन किया कि अगर ब्रिटिशर्स और यानी हैदराबाद एंड ब्रिटिशर्स दोनों एक ही है और मैसूर पे पे भी दोनों में से किसी ने भी अटैक किया तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। पर जब मराठास इधर थे, इन लोगों ने हैदर अली पे अटैक किया, तो ब्रिटिशर्स पीछे हट गए और हेल्प करने के लिए नहीं आए। दिस लेड हैदर अली टू डिस्टॉर्ट एंड डिसलाइक देम अगेन, ठीक है। देन इन 1775 द इंग्लिश क्लैश्ड विथ मराठास, अब इंग्लिश की ही मराठास से क्लैश हो गई। तब an intense struggle of power was taking place at the time of Marathas between the supporters of Peshwa Madhav Rao II, led by Nana Fadvanis and Raghunath Rao। माधव राव टू जो बच्चे थे उनको सपोर्ट कर रहे थे नाना फडणवीस एंड रघुनाथ राव, ठीक है। इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटरनल स्ट्रगल चलता है मराठास के। British officials in Bombay decided to take advantage of these struggles by interfering on behalf of Raghunath Rao. They hoped thus to repeat the exploits and thus take their country, men in Madras and Bengal and reap their consequent monetary and advantage, ठीक है। दिस इन्वॉल्व अ लॉन्ग टर्म बैटल विच लास्टेड। तो देखो इसमें क्या था कि रघुनाथ राव एक अंकल थे, ठीक है। माधव राव जो थे बच्चे, माधव राव ये इन्फेंट माधव राव नहीं, माधव राव थे वर्ष, ये दोनों भाई थे। शाह जी के बाद ये बने थे, माधव राव किंग बन गए थे, पर इनकी डेथ के बाद इवेंचुअली रघुनाथ राव इनके बच्चे भी पैदा ही हो गए थे, जस्ट हो गए थे और छोटे से ही थे। सवाई माधव राव बोला जाता है इनको, सवाई देव का। पर इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, पर रघुनाथ राव को इवेंचुअली बनाना था। पर जो इनके नोबल्स लोग होते हैं किंग लोगों के, ये लोगों ने कहा कि अरे नहीं, रघुनाथ राव वॉज क्रूअल हिमसेल्फ, बट क्योंकि वो भी पावर के हवस में ही थे तो फिर उन्होंने बोला कि भाई माधव राव के बाद अब तो मुझे बना दो, पर नहीं बनवाया, ठीक है। और उस टाइम नाना फडणवीस थे, नाना फडणवीस ये जो नोबल्स नहीं होते बड़े बड़े लोग, वो लोग ने हेल्प किया, बोला कि नहीं नहीं माधव राव का बच्चा जो है वो बनेगा। तो अगेंस्ट चल रहा था, तो रघुनाथ राव गया अपने ब्रिटिशर्स से मदद मांगने। तो ब्रिटिशर्स वर्सेस नाना फडणवीस की फ़ाइट चली और नाना फडणवीस वॉज एक्सट्रीमली पावरफुल गाइज, ये भी बहुत जन के टक्कर देते, देखो नाना फडणवीस। इन द बिगनिंग ऑफ मराठास डिफीटेड ब्रिटिश फोर्स, मराठास ने डिफीट फोर्स किया एट तालेगांव एंड फोर्स देम टू साइन कन्वेंशन ऑफ वाडगांव। जब ब्रिटिश और इनकी हुई तो वाडगांव में इनको कन्वेंशन साइन किया, विच मेड इंग्लिश रिनाउंस ऑल देयर कॉन्क्वेस्ट एंड गेव अप द कॉज रघुनाथ राव, बट द वॉर वॉज सून रिज्यूम्ड। देखो
20 साल तक रुकेगा ये वॉर, जब तक नाना फडणवीस रहेंगे। तो देखो ये वॉर हुई और वाडेगांव का अग्रीमेंट साइन हुआ। इसके तहत क्या हुआ कि रघुनाथ राव को हम ब्रिटिश नहीं सपोर्ट करे और कोई वॉर नहीं होगी। दिस वॉज अ डार्क आवर इंडीड फॉर द ब्रिटिश पावर टू, और ब्रिटिश हार गए थे, तो इनके लिए पहला झटका लगा था कई सालों बाद। एक तो हैदर अली से भी लगा था और ऊपर से इधर भी लग गया था उनको। ऑल द मराठा चीफ्स वेर यूनाइटेड बिहाइंड द पेशवा, है ना। नाना फडणवीस यानी माधव सवाई माधवराव, इनके साथ थे सारे पेशवा के 5 चीफ्स आ गए थे, पता है ना, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा। एंड हिज चीफ मिनिस्टर नाना फडणवीस, ये सारे लोगों ने जम के टक्कर दी थी। द सदर्न इंडियन पावर्स हैड लॉन्ग बीन रिसेंटिंग द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश अमंग देम। Hyder Ali Nizam chose this moment to declare war against the company. सेम टाइम पे हैदर अली और निज़ाम ऑफ हैदराबाद इस बार मिल गए। याद है, पहले हैदराबाद से ही मिलके ब्रिटिशर्स और हैदर अली की फ़ाइट हुई, और फिर ये लोगों ने पीस साइन किया। फिर मराठा ने हैदर अली पे अटैक किया पर नहीं हेल्प किया था ब्रिटिशर्स ने। फिर ब्रिटिशर्स और खुद मराठास की फ़ाइट हुई और ब्रिटिशर्स हारे, ब्रिटिशर्स कंटिन्यूस हारे। और सेम टाइम था जब हैदराबाद का किंग और हैदर अली खुद सोचे कि डिफीट है कंपनी, अभी हरा दो। दस द ब्रिटिश वॉज फेस्ड विथ पावरफुल कॉम्बिनेशंस ऑफ मराठा, मैसूर और हैदराबाद। इन सब से मराठास ने तो अटैक किया ही, नाना फडणवीस और उनके पेशवा, ये दोनों भी सेम टाइम पे मिलके अटैक कर लिए। अब देखना दोनों ही पलटेंगे, अब सब पलटेंगे एक एक करके। आगे देखो, moreover abroad was waging a losing war, और उनकी भी पार्लियामेंट बोल रही थी भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, हारे जा रहे हो। लूजिंग द वॉर इन कॉलोनीज, ब्रिटिशर्स भी अमेरिकन कॉलोनीज़ में हार रही थी। उस टाइम अमेरिकन रेवोल्यूशन चल रहा था, याद है। ब्रिटिशर्स वेर हेल्पिंग ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच, उनकी लड़ाई चल रही थी इन अमेरिका वेयर पीपल हैड रिवॉल्ट। हार नहीं रही थी, मतलब वहाँ पे भी कंटिन्यूस वॉर चल रहा था और लूज़ भी कर रही थी कुछ कुछ वॉर्स। They had also countered the determined design of the French to exploit the difficulties of their old rival. The British in India were, however, led at this time by their brilliant, energetic and experienced Governor General Warren Hastings. Finally, Warren Hastings आया, अब ये जिताएंगे देखना। Acting with firm resolve and determination, he retrieved the vanishing British power and prestige. A British force under Goddard march in central India with a brilliant military maneuver, and after a series of victorious engagement reached Ahmedabad, which he captured in 1780. The English had found in Marathas determined army with immense. Mahaji Shinde had given evidence of his power which English dreaded to contest. Neither side won victory. अब देखो, पहले ये लोग मराठा से ही आ रहे हैं, तो अब ये मराठा से ही जा रहे हैं डिफीट करने गॉडर्ड के अंडर, यानी वॉरेन हेस्टिंग ही है, वही उस टाइम था, उसके अंडर ये लोग जा रहे थे मराठास। और मराठास की तरफ से कौन लड़ रहे थे, शिंदिया लड़ रहे थे, महाजी शिंदिया, ठीक है। नाइदर साइड कोई नहीं जीता। विद द इंटरसेशन ऑफ महाजी पीस वॉज कंक्लूडेड एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की गई। ठीक है, यही है एंग्लो मराठा वॉर। ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की गई कब, 1782 में। माजी सिंह ने स्टेटस को मेंटेन किया गया, ना जीता ना जहाँ हारा। इट सेव द ब्रिटिश फ्रॉम कंबाइन अपोजिशन ऑफ ब्रिटिश आर्मी। तो इससे क्या हो गया, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन करने से क्या हो गया, ऑलरेडी जब ब्रिटिश हारती थी तो ये लोग ने क्या किया, मराठास मैसूर ये लोग लड़ने लग गए इनके अगेंस्ट ना। तो इससे क्या हो गया, जब ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई तो फिर अब कोई भी ना करो, स्ट्रीट ऑफ स्टेटस को मेंटेन करे रहो। दिस इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तुमको ये याद रखना है फॉर यूपीएससी। देन ट्रीटी ऑफ सालबाई कब साइन हुई, 1782 में, 82 में। डिड नॉट एंड इन विक्ट्री, और महाजी शिंदे थे यहाँ, और वॉरेन हेस्टिंग। इट गेव 20 years ऑफ पीस विद द मराठास। 20 साल तक, अब जब नाना फडणवीस जब तक रहेंगे ना तब तक पीस रहेगी, देखना, ठीक है भैया। तो द ब्रिटिश यूटिलाइज दिस पीरियड टू कंसोलिडेट पावर ओवर बंगाल प्रेसिडेंसी वाइल द मराठा चीफ्स फ्रिटेड अवे देयर एनर्जी इन बिटर। देखो वहीं पे ब्रिटिश इन 20 सालों में क्या कर रही थी, वो लोग अब बंगाल में फेमाइन आई थी, याद है 1770s में,
तो वो बंगाल की कंडीशंस को सुधार रहे थे और पावरफुल धीरे धीरे अपने मिलिट्रीज़ को कर रहे थे। वहीं पे ब्रिटिश जो कि मराठास जो कि याद है पहले तो लड़ ली थी इससे, कि क्यों लड़ी थी, क्योंकि नाना फडणवीस और ये जो पांचों चीफ्स थे ये लोग एक साथ थे, भोसले ऑफ नागपुर ये सारे लोग एक साथ थे, महाजी ऑफ सिंधिया इंदौर का ये सारे लोग एक साथ थे। पर इन 20 सालों में यही लोग बट गए। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सालबाई को अब ये लोग तोड़ेंगे कैसे? एनेबल द ब्रिटिश टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन मैसूर। Maratha chiefs frittered. Moreover, the treaty enabled the British to exert pressure on Mysore as the Marathas promised. और इसी साइन क्योंकि ट्रीटी और कैसे पावरफुल हो रहे हैं देखो ब्रिटिशर्स, अब तो मराठा अटैक नहीं करेगी ट्रीटी ऑफ सालबाई, तो अब ये लोग तो मैसूर पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, और हैदर अली टेरिटरीज ऑफ हैदर अली को अटैक किया। ब्रिटिश हैड सक्सीडेड डिवाइडिंग इंडियन पावर्स, और ये करके कि अब ये तो हमें नहीं अटैक करेंगे मराठास, तो अब हमारा साथ नहीं देंगे, साथ अटैक नहीं करेंगे, तो अब हम तो मैसूर कुछ हारे चाहे जीते, ये इनको कुछ मतलब नहीं है, ये नहीं आएंगे। तो ये करके इन्होंने कैसे ईजीली किसी वॉर को लिया। वॉर विथ हैदर अली स्टार्टेड इन 1782 में, तो वो ट्रीटी ऑफ सालबाई। रिपीटिंग हिज अर्लियर एक्सप्लॉइट्स, हैदर अली इन्फ्लिक्टेड वन डिफीट एंड आफ्टर अनदर ऑन द ब्रिटिश आर्मी इन कर्नाटक एंड फोर्स देम टू सरेंडर लार्ज आर्मीज। 1780s में हराया जा रहा था अच्छा खासा हैदर अली। ही सून ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट होल ऑफ कर्नाटक, ऑलमोस्ट कर्नाटक का सारा रीजन्स हैदर अली के अंडर आ गया था। बट फिर से आया वॉरेन हास्टिंग, bribed Nizam with the secession of Guntur district and gained his withdrawal from the anti-British alliance. गुंटूर का जो प्रेसिडेंट निज़ाम था उसने हैदर अली की हेल्प की थी, पर उसने अब ब्रिटिशर्स ने इसको अपने साइड कर लिया, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वॉरेन हास्टिंग। ऑफ कोर्स इट्स अ गेम ऑफ वॉर, कुछ भी हो सकता है। ही मेड पीस विद द मराठास, है ना। 82 में ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन के, 10 फ्रीड अ लार्ज पार्ट्स ऑफ हिज आर्मी इन मैसूर, अभी बताया। 1781 में ब्रिटिश आर्मी अंडर अयर कूट डिफीटेड हैदर अली। अयर कूट के अंदर बहुत ज़्यादा कूट दिया हैदर अली को। ठीक है, एट पोर्ट नोवा मद्रास में। ठीक है, आफ्टर हैदर अली डेड 1782 में जब ट्रीटी ऑफ सालबाई ये साइन किया जाता है, द वॉर वॉज कैरिड बिटवीन हिज, हाँ तो 2 वॉर हैदर अली के साथ एंग्लो मैसूर वॉर, और तीसरी जो हो जाती है वो टीपू सुल्तान के अंडर हो जाती है। टीपू सुल्तान जो उसका बेटा था वो भी जम के टक्कर देता है, हाँ बाय द वे। सिंस नाइदर साइड वाज केपेबल ऑफ ओवर पावरिंग द अदर, पीस वाज साइंड इन मार्च 1784। दूसरे देखो 3 एंग्लो मैसूर वॉर होता है, दूसरे के बीच में हैदर अली मर जाता है और टीपू सुल्तान आ जाता है, और फिर थर्ड में मारा जाता है फाइनली। बट देखो, और हैदर अली तो मारा नहीं जाता है, वो उसको बीमारी थी तो मर गया था। देखो क्योंकि इसका कोई कंक्लूसिव बैटल हो नहीं रहा था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का, तो फिर ये लोग ने क्या किया, ये बोला चलो अब पीसी साइन कर लेते हैं, है ना। बोथ साइड यही करना पड़ेगा। Though the British had been shown to be too weak and defeat either the Marathas or Mysore, they had certainly proved their ability to hold their own. दो मराठास और मैसूर से ये लोग ने ये भी एक बार नहीं सोचा कि अरे ब्रिटिश जस्ट डिफीट ही हुए जा रही है, डिफीट कर दो एक साथ मिलके, पर किसी ने भी इतना दिमाग नहीं लगाया इस टाइम। नॉट ओनली हैड दे बीन सेव फ्रॉम एक्सटिंक्शन इन द साउथ, ये बात कर रहा है कि अगर ये दोनों मिल गए होते उसी टाइम ब्रिटिश के अगेंस्ट, दोनों इतने पावरफुल थे मराठास और मैसूर, तो आज ब्रिटिश का इतना एक्सपांशन नहीं होता। बट एनीवेज द थर्ड ब्रिटिश एनकाउंटर विथ मैसूर, थर्ड बैटल हो रही है, वॉज मोर फ्रूटफुल फ्रॉम द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। टीपू सुल्तान मारा जाता है। The peace of 1784 had not removed the grounds for struggle between Tipu and British. It had merely postponed the struggle. ठीक है, The authorities of the East India Company were actually hostile of, दो ये लोग ने पीस ट्रीटी साइन की थी मैसूर, टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स ने, पर ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही थे कि टीपू सुल्तान कुछ गलती करे पीसफुल तो ये लोग वहीं पे अटैक कर देंगे। तो ठीक है, they looked upon him as their most formidable rival in the south. ठीक है, मैंने बोला था ना टीपू ऑन हिज पार्ट, टीपू सुल्तान इज़ वेरी फेमस, वो उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, बहुत अच्छे वाले वॉरफेयर रखे थे, एंड सॉ ऑल्सो डिसलाइक्ड इंग्लिश, सॉ देम एज अ चीफ डेंजर। ठीक है, वॉर बिटवीन टू अगेन बिगेन इन 1784 में ही सेकेंड मैसूर वॉर कंक्लूड हुई।
पर 1789 आते आते ये लोग में रुका नहीं गया। 5 साल में ही ये लोग ने टीपू को डिफीट कर दी इन 1792 फाइनली। 1792 में थर्ड बैटल ख़त्म हुई। इवन दो टीपू फॉट विद एक्सेम्पलरी ब्रेवरी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द गवर्नर जनरल, उस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। उसके पहले तक वॉरेन हेस्टिंग था। थर्ड टाइम हंस के भुट्टा खाते हैं, ठीक है, हंस के भुट्टा खाते हैं, तो हेस्टिंग था, फिर कॉर्नवालिस था। बाय विनिंग ओवर मराठास निज़ाम, है ना, सेम था। वॉरेन कॉर्नवालिस आ जाता है तो हम देखते हैं कि मराठा से भी जीत लेता है, निज़ाम से भी जीत लेता है। क्यों मराठा से? क्योंकि वो लोग खुद में ही हाँ ये टूट गए थे। दिस वॉर अगेन रिलीव द इंडियन पावर्स वॉज शॉर्ट साइटेड इनफ टू अगेंस्ट द फॉरेन, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन होती है, TOS। टीपू को हाफ ऑफ ईस्ट टेरिटरीज दे देनी पड़ती है एंड हिज अलाइज paid 330 lakhs of rupees of war indemnity. The third Mysore war destroyed Tipu's dominant position in south and firmly established British supremacy. इसके बाद ये लोग ने जो यहाँ पे टीपू सुल्तान से पहले जो किंग लोग बैठते थे ना, जो घराना बैठता था, वाडिया डायनेस्टी, उसको मैसूर में वापस इस्टेब्लिश कर दिया गया। ओके गाइस, सो आगे का हम पार्ट 2 में करेंगे। टेक केयर एंड रिवाइज, कीप रिवाइजिंग।